अच्छे पिता हैं आप। मैं पता नहीं, मुझे नहीं लगता। कई बार मुझे लगता है मैं इंटेंशनली अच्छा पिता हूँ। मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन मैंने समय दिया ही नहीं है कभी। वो मेरे अंदर है। मतलब हर साल छुट्टी पे लेके जाता था मैं एक बार, लेकिन ना तो मैंने अपनी बेटी को समय दिया, मैंने अपने परिवार में किसी को समय नहीं दिया। वो मुझे अब एहसास होता है, रिश्ते। क्योंकि 26 साल से मैं पता नहीं धुनकी में चला जा रहा हूँ। तो चीज़ें बदलने की या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या उसका वो मैंने समय नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, काफ़ी कंफ्यूज था बचपन। एक्साइटिंग भी था, कंफ्यूज भी था, पेनफुल भी था। मतलब बहुत सारी डिस्कवरीज होती थी आपको। मैं बचपन ओबरा में गुजरा, जहाँ मैंने वासीपुर शूट की थी, उसी घर में जिसमें ऋचा चड्ढा जन्म देती, उस घर में मेरा भाई पैदा हुआ। अच्छा उसी पहाड़ पे मैं बैठा रहता था जहाँ फैजल खान बचपन में बैठता था। अच्छा। उस समय वहाँ से शाही निकलती थी, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, पॉक्यूपाइन। पॉक्यूपाइन। हाँ। हाँ, और वो हम लोग करेला सांप बोलते थे। अच्छा वो कौन सा सांप होता है जो आवाज़ करता है? अच्छा। रैटल रैटल स्नेक। हाँ। निकलते थे। तो बहुत बचपन उन सब चीज़ों के साथ गुजरा है हमने। जब बाद में पिताजी कहीं और गए, पिताजी का क्या एरिया बहुत था? वो इंजीनियर थे, अच्छा। उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। जनरली नए पावर हाउस जब बनते थे तो सेट करने जाते थे, काफ़ी अच्छे थे वो। ओके। तो जब एक बार विद्युत नगर करके एक जगह बनाई गई, अच्छा। टाउन वाज मेड टू क्रिएट लेक सिटी, टांडा के पास, फैजाबाद के पास। राइट। वहाँ सरयू नदी इतनी साफ हुआ करती थी, छोटे छोटे कछुए होते थे। अच्छा। हम छोटे छोटे कछुए देखते थे, उनको चेज करते थे। वाह। काफ़ी अच्छा बचपन गुजरा था। फिर पेनफुल भी था, बिकॉज काफ़ी सारी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज भी, समझ में नहीं आता था किसी इन बात ओबरा? का। हाँ, स्टार्टेड इन ओबरा। ओबरा वो चलता रहता था वो। इन स्कूल? हाँ, and पहले लगता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, बाद में पता था कि ये सभी के साथ होता था, और स्पेशली स्मॉल टाउन में। राइट। अपना 6-7 साल लगा रहा हूँ तब शुरू हो रहा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बात भी नहीं कर पा। फिर वो अंदर उसका कुछ कभी कभी गुस्सा आ जाता था, तो माँ बाप भी नहीं हैंडल कर पाते थे। और मेरी जो दीदी थी, कज़न, माई फर्स्ट कज़न, जो घर पे रहती थी, क्योंकि मेरे चाचा जी कहीं चले गए थे, वो साधु हो गए थे। अच्छा। वो मन से क्लोज था, उनकी शादी हो गई। उनकी शादी हो गई तो मैं अनहैंडलेबल हो गया था, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में वही चलता रहा, हिंदी बोलने वाला लड़का, अब्यूज। अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में बुलिंग होती थी पहले तो। देहरादून में था तो बुलिंग होती थी, वहाँ से सिंधिया गया, फिर वहाँ पे बुलिंग भी थी, अब्यूज़ भी था। और वो अब्यूज़ भी काफ़ी देर से समझ में आता है कि ये साइक्लिकल है, उसका एक नेचर। किस तरह से? सभी आपके हार्मोन फ्लो कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। राइट। हाँ, आप वो कर रहे हो जो दूसरा कर रहा है, जो आपके साथ होता है सीनियर हो के आप वही वापस करते हो। इट्स अ साइक्लिकल नेचर ऑफ वेयर इन अ रिप्रेस सोसाइटी, जहाँ पे कोई ना बात करना चाहता है, हर कोई जो है उसको दबाना चाहता है, कोई डील नहीं करना चाहता है। तो बहुत सारा था वो मेरी लाइफ में। पहली अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ शेम तब आया था, बहुत ही अजीब सा था वो, कि व्हेन यू गो थ्रू अब्यूज एंड यू बिकम अ सीनियर, you don't realize an abused person also becomes an abuser. And I almost became one. Oh. And the first boy I tried to abuse, he complained to his parents. And his parents reacted unlike other parents. Because other parents are like, it's okay, it's part of growing up. Right. But his parents came all the way and shamed me. They pointed at me and said, we don't approve of what you do. And I was How pulled old? aside. How old were you? I was in 11th or 12th. Sindhya. India, 15 years old. And that sense of shame stopped me from becoming that. And that was very, those are the times that, those things stay with you. I still remember that face, and I still remember that moment when I felt that shame of what have I become. That made me a very different person. That started to shape me, I think, somewhere.
बट इसका इनकी रूट्स होती हैं इस तरह के बिहेवियर की, या सबके रूट्स हैं। मैं तो हर चीज़ को एड्रेस इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे मालूम है ना, मैं कोई ऐसा बोल दे कि ऐसा होता नहीं है, दूसरों के साथ होता है नहीं, मैं होता है, हर जगह होता है, चारों तरफ होता है। एंड दे शुड नॉट बी, पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टॉक अबाउट इट एंड एड्रेस इट। दैट होल जो एक सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी हमारे अंदर बचपन से भरी जाती है, लड़के रोते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक वर्ड होता था मौगड़ा। अच्छा, मौगड़ा उसको बोलते थे टू बॉय हु वाज फेमिनिन। हाँ, एफेमिनेट नहीं, मतलब रो रहे हो तो मौगड़ा हो गया तुम, क्या साले मौगड़ा हो गया तुम, रो रहे हो। हाँ, या क्या क्या लड़कियों की तरह कंप्लेन कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, मतलब टू बी अ मैन मीन्स यू कांट कंप्लेन, यू डील विद इट, यू फेस अप टू इट। दैट होल सेंस ऑफ टू बी अ मैन, दैट मैस्कुलिनिटी, it's so toxic in small towns, and especially growing up in UP and everywhere else, that you don't realize it's like you become toxic yourself. Right. My way of fighting the bullying was going and joining the gym and walking around with a hockey stick. And your head, like, you know, it's like there's a camera rolling in your head where you're watching yourself from outside, feeling like I'm like, become a man, I'm a hero. You know, that sense of things, that is what kind of starts engulfing you. To come out of it, you somewhere need to meet right people in life, and I think I was very fortunate. I met the kind of people who took it out of me, thrashed it out of me. I met my mentors like Makaran Deshpande, Ram Gopal Verma, Shivam Nair, who shaped me, Sridhar Raghavan, who gave me books to read. Because तब तक सिर्फ हिंदी लिटरेचर पढ़ता था. Sanjoy Shekhar करके, he was the editor of Rupa and Company, a senior, who introduced me to literature. There's a friend called Anirudh Wahal. I remember these people. I don't know where they are in life right now. Who introduced me to some serious stuff in music and things. And then I remember Govind Nilani saw some 8-page of play I'd written, and he introduced me to Kafka and Ibsen. He said, ये पढ़ो, तुम इसको adapt करो. मेरी गई. मैं कहाँ से adapt करूँगा? मैं 20-21 साल का लड़का. Can the man who made Earth Satya think I can do it? So I disappeared on him. अच्छा. And I felt like very, कि मुझे कुछ नहीं पता है. वो जो 1-1.5 साल जो मैंने स्पेंड किया, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी सब. ये कहाँ था? ये बॉम्बे में. आने के बाद मैं बहुत पढ़ा. मैं चाट डाला सब कुछ. एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आया ऑफ द वर्ल्ड, बट नॉट अबाउट सेल्फ. वो सेंस ऑफ सेल्फ तो अभी भी आ ही रहा है. 46 साल की उम्र में अभी भी लगता है कि हाँ, आप खुद ही को डिस्कवर कर रहे हो. Right. बहुत सारे बैगेजेस मैंने अब जाके शेड किए हैं. जैसे नथिंग, एक तो अंदर एक अजीब सा रिबेलियस रिवॉल्यूशनरी बैगेज जो मैं लेके घूम रहा था. हाँ, वो शेड किया. गुस्सा अभी भी आता है. अभी बैठे बैठे मैंने ट्वीट किया अपनी फिल्म सांड की का अनाउंसमेंट. उसमें भी गुस्सा ही था, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अभी वो सार्केज्म में कन्वर्ट हो चुका है. लेकिन बहुत अवेयर हूँ कि मैं एक चूक कर रहा हूँ. पहले तो भावनाओं में बह के करता था, लड़ लेता था, और फिर नाराज होना एक आदत. नाराज होना प्लस अपने आप को विक्टिम की तरह देखना. सी द प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरा जो गुस्सा और रिबेलियसनेस वो उससे आता है कि मैं अपने आप को विक्टिम की तरह, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मुझे कोई जो है सपोर्ट नहीं करेगा. और मैं भूल जाता था कि जब से मैं स्ट्रगलर रहा हूँ, सबने सपोर्ट किया है. सबने सपोर्ट किया. मेरी सबसे अच्छी दोस्त जोया अख्तर रही है, जो 25 साल से सपोर्ट ही कर रही है मेरे को. लेकिन मैं अपने आप को इतना विक्टिम की तरह देखता था कि मैं को नहीं जरूरत है तुम लोगों की. तो Delusion of grandeur. बहुत ज़्यादा. अच्छा. बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा था कि मैं तो फोड़ डालूंगा, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई मैं क्या करने वाला हूँ. वो सब था, बहुत अंदर था. और उस कहीं ना कहीं उसने ड्राइव भी किया. कहीं ना कहीं वही चीज़ थी जो ड्राइव भी करती थी. वरना कंफर्म कर जाते आप. वरना मैं कंफर्म कर जाता. और कंफर्म तो करने की कगार पे था मैं तो बहुत ही एरोगेंस इस लेवल पे था कि मेरी पिक्चर तो भी रिलीज नहीं है, ये लोग इतने पैसे दे रहे हैं, रिलीज होगी तो क्या करेंगे. वो भी था. फॉर्चुनेटली मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई. मतलब कोई तो मुझे लगता पावर है जिसने कहा ये लड़के को सद्बुद्धि देने का मौका है. कुछ भी हो जाए, इसकी पिक्चर रिलीज नहीं करनी है. इसको जूते मारते रहो. ये कब की बात है? और ये 2000 से लेके 2007 तक की बात है. 7.5 साल तक जो जूते खाए और उसकी वजह से बाहर ही रहा. और बाहर से जब आप अंदर देखते हो,
और आपको देखता कि यार मैं ये बन सकता था, ये बन सकता था, ये बन सकता था, नहीं बना, बच गया। मैं बच गया, मैं सच में बच गया। आज मैं देखता हूँ हमारे जो आउटसाइडर्स हैं उनके दिमाग जल्दी खराब होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू हैंडल सक्सेस, मनी, फेम और मनी, अटेंशन। जबकि आप इनसाइडर्स को देखो, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े सुलझे हुए हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे लोग बहुत सुलझे हुए हैं। सक्सेस फेलियर उन्होंने बचपन से देखा है। हमारे आउटसाइडर बड़े जल्दी खराब होते हैं दिमाग सबके, अच्छे लोग हैं। और मैं वही था। मैं तो एरोगेंस इतना ज़्यादा था, एंगर इतना ज़्यादा था कि मैं पॉइंट प्रूव करने के लिए फिल्म बनाता था। अच्छा, अब मैं अपने लिए बनाता हूँ। ऐब क्या है आप में? ऐब नहीं मानता मैं शौक है विस्की का। मेरी मॉल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी ग्रीन टी में लेके घूमता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे जूतों का बहुत बड़ा शौक है। अच्छा। उनको लोग ऐब मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ मेरे मिड लाइफ क्राइसिस में शुक्र मनाओ मैं स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद रहा हूँ, जूते खरीद रहा हूँ। अच्छाइयाँ क्या है आप में? अच्छाइयाँ मुझे नहीं मालूम अच्छाइयाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ हैं जिसको लोग अच्छाइयाँ बोलते हैं। एक समय था जो अभी ज़्यादा मुझे ना बोलना नहीं आता था। ये मैंने सुना है आपके बारे में। हाँ। सीधे हैं आप, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन उसका लोग अच्छाई बोलते हैं। हाँ। लेकिन अगर अच्छाई होती तो मैं खुश होता उससे, लेकिन अच्छाई नहीं है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं बहुत पहले से, मतलब एक समय था जब मैं एक फिल्म बना रहा था और मुझे किसी ने आके बोला आपको पता नहीं है आपके जो प्रोडक्शन वाले ना पैसे चुरा रहे हैं। मैं कितने चुराए होंगे? तो उनका 4-5 लाख रुपए तो साहब उन्होंने अंदर कर लिया। मैं कहा आपको पता मेरी फिल्म कितने बन रही है? मैं 3 करोड़ बन रही है। कोई और नहीं बना सकता 3 में, ये 10 की फिल्म हम 3 में बना रहे हैं। और जो पैसा हैंडल कर रहा है मेरी फिल्म बनवा दे और मुझे जो चाहिए मुझे दे दे, उसके बावजूद उसके अंदर इतना स्किल है कि वो 5 लाख बचा ले, तो भाई वो डिजर्व इट। हाँ, मतलब मैं उसके ऊपर जो है अपनी नींद क्यों खराब कर। तो मेरे को बहुत क्लैरिटी है उस मामले में। आई थिंक 26 साल में काफ़ी क्रेडिबिलिटी अर्न की है जो लोग मुझे वापस देते हैं। एक्टर्स हैं जो आ जाते हैं, तो मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हूँ। मुझे कंप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, मेरी कंप्लेन खामखा की होती थी। ना पहले मुझे याद है मैं करण जौहर से इतना लड़ता था बिना उसको जाने। हाँ। क्योंकि मैं करण जौहर को ऐसे देखता था, प्रिविलेज्ड है। हाँ, मुझे याद। हाँ, बाप का पैसा है, पिक्चर बना ली इसने। हाँ। आदमी को मैं जानता नहीं था। हाँ। फिर एक दिन मिला उससे मैं, एंड आई रियलाइज यार ये तो प्रिविलेज्ड है। सही बात है, मालाबार रेल में बड़ा हुआ है, वो सब है, लेकिन वहाँ रह के वो काम कर रहा है जो मैं यहाँ रह के कर रहा हूँ। जो उसको समझ में आता है वो करता है, मुझे जो समझ आता है मैं करता हूँ। वो वही काम कर रहा है, वो लगातार एम्पावर कर रहा है, लगातार नए लोग ढूंढ रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करता रहता है, अडेप्ट करता रहता है। वो कॉन्स्टेंटली नए लोग अंदर लाता है। वो अगर दूसरे का मजाक उड़ाता है तो खुद का भी उतना ही उड़ाता है। वो जो है वो है, और मैं उसमें खामियां ढूंढने बजाय मैं उसमें अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। और बाद में मुझे इंस्पायर करता है, और कई लोग मेरे को बोलते हैं यार तुम्हारी अजीब है। मैंने कहा करण जौहर से दोस्ती ने तुम्हें अजीब कर दिया? मैंने कहा नहीं, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। मैं उसको मानता हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी निजी सर्कल में मैं नहीं हूँ। मैं उसके आउटर सर्कल में हूँ। मैं उसको मानता हूँ क्योंकि मैं उससे सीखता हूँ। लेकिन लोगों को जो है, कई बार लोग बोलता है यार तुम तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, तुम उसके कैसे हो गए? और बहुत टाइम तक बात से लगता है, मैं कहा मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं खुद का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने खुद की लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की थी। पीछे लोग खड़े हो गए थे जो खुद के लिए लड़ नहीं सकते, तो लाइन लग गई तो लगा रहे ये आदमी लीड कर रहा है, जबकि मैं लीड नहीं कर रहा था। और कई बार आप उसको सीरियसली लेने लगते हो, तो जब तक मैं सीरियसली ले रहा था मैं अपने आप को उस रोल में देख रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे। बहुत ज़्यादा। और फिर एक पॉइंट पे आप छोड़ देते हो, ठीक है अभी चलो काम करो। अमिताभ बच्चन जी के बारे में शायद आप, मैंने बहुत कुछ बोला था। मैं वही बोला ना, मैं बहुत कुछ बोला। अभिषेक के बारे में कितना कुछ मैंने बोला था, और बहुत नाराज़, बहुत लड़ाइयाँ, और बाद में उसके साथ फिल्म बनाई, अमित जी के साथ भी फिल्म बनाई। और आज मैं बहुत मानता तो एज एन एक्टर तो शुरू से ही था, फ़ैन तो शुरू से ही था। मैं कुछ बातों मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं अपने आप को जितना ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड, अंडरडॉग, विक्टिम, आउटसाइडर देखता था, उतना ज़्यादा अंदर वालों से मैं खार खाता था।
मुझे लगता था डिजर्व नहीं करता, इसको क्यों मिल रहा है, इसको बाय प्रिविलेज मिल रहा है। और बहुत टाइम के बाद जब मैं आता हूँ देखता हूँ, मैंने कहा ये क्या है, मतलब जब नेपोटिज्म की डिबेट होती है या किसी चीज़ की डिबेट होती है, मुझे लगता है कि कल को मैं जाके मैं भी नेपोटिस्टिक हो जाऊँगा और उसमें कोई खामी नहीं है। उसमें खामी इसलिए नहीं है क्योंकि अक्सर जो है मैंने उसी के साथ काम किया है जब तक मुझे उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा और ट्रस्ट नहीं है, और जब तक मैं उसको जानता नहीं हूँ, भले ही वो मेरी पैदाइश नहीं है या मेरे सिबलिंग नहीं है या मेरे भतीजे नहीं है, वो ट्रस्ट भी नेपोटिज्म ही है। मैंने किसी रैंडम आउटसाइडर को तो चांस दिया नहीं ना। मतलब जब बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम आउटसाइडर्स को चांस नहीं मिलता, लेकिन जब आउटसाइडर्स को चांस मिलता है और इनसाइडर्स हो जाते हैं तो अपना काम मैनेज करने के लिए अपने भाई को ही लाते हैं ना, अपने माँ बाप को ही लाते हैं। वो तो किसी रैंडम मैनेजर को ट्रस्ट नहीं करते, तो भी नेपोटिज्म हुआ। ओबरा में परिवार, माता पिता के साथ कैसा रिश्ता था, कोई मोमेंट्स हो भाई के साथ? मेरा बहुत अच्छा है, मैं क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। उनका नाम बताएं माता पिता। मेरे पिताजी का नाम है श्री प्रकाश सिंह, मेरी मदर है मंजरी सिंह। माता पिताओं का, नानियों दादियों का अक्सर नाम नहीं लिया जाता, वो इसी लेवल में रह जाते हैं। मेरी नानी, मेरे जो माँ पिताजी हैं वो BHU में मिले थे, तो मेरे जो मामा हैं वो मेरे पिताजी के साथ रहते थे। अच्छा। पिताजी को पसंद थी माँ, तो मामा जी से उन्होंने बात चलाई। उस समय ये था कि घर वाले सोचे सरकारी नौकरी होगी तभी शादी करेंगे, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी, मैनचेस्टर जाने वाले थे, तो जाने में सब छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो माँ से शादी करनी है। और मैं पैदा हुआ जब माँ 18 की थी, पिताजी 23-24 के थे, तो इस यंग एज में समझ नहीं आता बच्चे को कैसे हैंडल करें। तो मैं वो बच्चा था जो कोई हैंडल नहीं कर पाता था, और उनको भी नहीं समझ में आता था। किस तरह का बच्चा? मतलब मम्मी पढ़ाई भी कर रही थी और माँ भी थी, उन्होंने डबल MA कर रखा है, काफ़ी समय तक पढ़ती रही। पिताजी इंजीनियर भी थे, गांव भी संभालना था, खेत भी संभालने थे, तो मैं प्रेशर था। मतलब शैतान थे पूरा? मैं चंचल था, चंचल। मैं बहुत चंचल था, और उनको हैंडल नहीं करना था, तो मैं सबसे ज़्यादा मार खाता था। अच्छा। उसके लिए उस समय मैं बड़ा भाग जाता था। वो आज तक गिल्ट फील करते हैं। शर्मीले थे? मैं बहुत ज़्यादा, मैं चंचल था, और अपने आप में चंचल था। मेरी एनर्जी में अपने आप ही कुछ करता रहता था, राइट, बिना किसी। नॉट डिस्ट्रक्टिव? नहीं, डिस्ट्रक्टिव, हाँ मेरा भाई ज़्यादा था डिस्ट्रक्टिव। अच्छा। डिस्ट्रक्टिव अंदर से वो चीज़ें तोड़ता था समझने के लिए। अभिनव आपसे बड़े हैं कि छोटे? छोटा है। कितने छोटे? 2 साल छोटा है। अच्छा। वो रेडियो तोड़ के समझता था रेडियो कैसे चलता है। अच्छा। उसका दिमाग वहाँ सब बहुत चलता था। अच्छा। लड़ाई वड़ाई होती थी भाई से? बहुत, मैंने चाकू लेके दौड़ाया था उसको, मार दूंगा। बहुत लड़ाई होती थी। अब कैसा रिश्ता है? अभी भी ठीक है, वो भी अपनी चीज़ों से डील करता रहता है। वो फिल्म लिख रहा है, बना रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। बड़े झगड़ते थे हम लोग अभी भी। वो सिनेमा को अलग तरह से देखता है, मैं अलग तरह से देखता हूँ। मेरे फादर बीच में आ जाते थे, तुम अपना करो, तुम अपना करो। दोनों एक बीच बचाव कर। हाँ नहीं, दोनों एक दूसरे का सिनेमा बदलना चाहते। आपने नेपोटिज्म की बात की थी, तो कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि आपने उनका इतना सपोर्ट नहीं किया या? नहीं, वो हमारे घर में वो फादर ने इनकलकेट करके रखा। मेरे भाई को मेरे साथ फिल्म बनानी ही नहीं थी। जैसे मेरी बहन को मेरे साथ काम करना ही नहीं, वो भी फिल्म मेकर। उसने अपना सीरीज खत्म किया। उनका क्या नाम है? अनुभूति। अच्छा। उसका हस्बैंड भी ऐसा है। मैं करता हूँ ना प्रोड्यूस तेरी फिल्म, दोनों बड़े टैलेंटेड हैं। अपने आप स्ट्रगल करेंगे, आपके पास नहीं आना। आप पढ़ के बताओ कैसी लगी। कमाल है, कमाल है। तो हमारी फैमिली में ही है, अंदर इनकलकेटेड फैमिली वैल्यूज। वो किसी और के पास चली जाएगी, कहीं भी जाएगी, मेरे पास नहीं जाएगी। अच्छा, वाह। तो सिंधिया के बाद आप कहाँ गए? सिंधिया के बाद दिल्ली गया, हंसराज कॉलेज। तो सिंधिया में जितना बुली हुआ था, हंसराज कॉलेज में घुसते पहले जिम ज्वाइन सब निकाल दिया वहाँ पे। सबसे पहले ये था कि जो वहाँ पे वहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जिम ज्वाइन किया। क्या पढ़ रहे थे? मैं zoology ऑनर्स कर रहा था। अच्छा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहता था, मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहता था। अच्छा। जो भी फैंसी लगता था बनना चाहता था। इवेंचुअली सिनेमा डिस्कवर किया। पहली जो शॉर्ट स्टोरी बनाई, लास्ट ट्रेन टू महाकाली, उसी से रिलेटेड कुछ थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो एकदम अलग रास्ता था। बहुत अलग रास्ता। आई थिंक अंदर कहीं था ये।
मुझे बस हमेशा लगता था कि ये सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो, सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो उसके लिए जादूगर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्में थोड़ी जादुई ही होती हैं। लोग गाना गा रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, लगता था यार क्या बात है। हमें तो नहीं मालूम कि पीछे इतने नेपथ्य में कोई और गा रहा है। हाँ बिल्कुल, आवाज़ किसी और की है। उस समय तो इतना पता है। जब सिनेमा बाहर का देखा, जब मैं रिलेट किया, मैंने कहा जो कहानियाँ जो मेरे स्कूल में मेरे पंडित आत्माराम शर्मा बोलते थे कि तुम बीमार हो, क्योंकि मैं कहानियाँ ऐसी लिखता था। कभी छपती नहीं थी स्कूल की। मैंने एक कहानी लिखी थी अपेक्षित करके। एक लड़का था जो इमली के पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोज इमली तोड़ने की कोशिश करता था, और उसका निशाना चूकता भी नहीं था। वो निशाना मतलब इतना दूर रहता था उससे। अच्छा। तो लोग समझ नहीं आता था, लोग हंसते थे। और एक दिन वो पत्थर जो है जाके लग जाते हैं उस लड़के को जो उसको बुली करता है। वो पता चलता है कि ये तो भाई प्रैक्टिस कर रहा था कि उस कैसे पत्थर मारे और लोगों को लगे साला इमली तोड़ रहा था। तो जब उनको ओबरा में लिखी थी? नहीं, स्कूल में, सीनियर स्कूल में। अच्छा। तो टीचर ने बोला तुम्हारे अंदर कितनी डार्कनेस है। मेरे पिताजी घर को बोला गया। मेरी कभी नहीं छपी कहानियाँ। तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। और मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारी कहानी जेन्युइन नहीं है, तुमने कहीं से उठाई है। जेन्युइन वर्ड का मतलब नहीं पता था मुझे। मैंने डिक्शनरी में जेन्युइन ढूंढा, बड़ा ऑफेंड फील किया। बड़ा ऑफेंड फील किया। उसके बाद जो मैंने अपना राइटिंग दिखाना ही बंद कर दिया किसी को। तो वो था मेरे अंदर शुरू से। फिर जब मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा 93 में, जनवरी में, इफ़ी में, मैं कहा यार जो मैं सोचता हूँ तो फिल्में बनती हैं दुनिया भर में, बिल्कुल यही नहीं बनती है। मैं कहा फिर मेरे में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो मैं निकल गया। बम्बई कैसे आए? बम्बई आ गया 3 जून। कैसे आते हैं लोग 3 जून बम्बई? 93 में। मैं तो ऐसे ही आ गया। मैं इम्तियाज अली आ रहा था, जगदीश शर्मा का क्लासमेट था, वो भी आ रहा था। अच्छा। सब आ रहे थे। उनको जेवियर्स में मिल गया था एडमिशन। अच्छा। तो मैं भी आ ही गया। हाँ। फिर अकेले आए? हिम्मत वो नहीं होती। मैं कोई भी चीज़ मुझे लगता है हिम्मत नहीं चाहिए होती उसके लिए। हाँ। इनोसेंस चाहिए होता है। लोगों का जब इनोसेंस खत्म हो जाता है ना और प्रैक्टिकल हो जाता है ना, वो नहीं कर पाते कुछ। ब्लैक फ्राइडे इनोसेंस में ही बनती है। राइट। फिर आप अवेयर हो जाते हो कि दुनिया में क्या कर सकते हो क्या नहीं। तब तक अच्छा नहीं कर सकते, किसी ने बताया नहीं मुझे। हाँ, ये वक्त आप वो बनाते हैं जो आप बनाना चाहते हैं, फिर आप वो वक्त वो बनाते हैं जो आपको लगता है कि लोग देखना चाहते हैं। और वहीं मेरा से अभी तो नहीं आया। नहीं आया। हाँ, तो मेरा वो वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ कि शायद लोग देखने आए या शायद चले। राइट। तो आए फिर कैसे? अकेले रहे मुंबई में? कैसा? हाँ वो था, मतलब पता ही नहीं चलता है। आप जब वो दीवानापन होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता कितना समय चला गया और क्या हुआ। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम था। 7 रुपए की राइस प्लेट आती थी, रोटी एक्स्ट्रा खाने 10 रुपए से आते थे। एक राइस प्लेट में दिन निकल जाता था। चल के हर जगह जाते थे। और अकेले तो थे नहीं, बहुत सारे लोग थे आपके ऐसे। मेरे साथ काफ़ी लोग थे उस समय। हम सभी स्ट्रगल करते थे। ज़रूरत पड़ी किसी का बाइक है तो मांग ली, किसी 5 रुपए ले लिया, उससे लेके इसको दे दिए। इस तरह की साइकिल। और उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस समय। ज़रूरतें थी नहीं, चप्पल जूता सब चलता था। बहुत ही अच्छा टाइम था वो। बहुत ही अच्छा टाइम था। और इनोसेंस थी और सृजनात्मक समय था। मतलब आप जो क्रिएटिविटी उस समय आप जो चाहे लिखते थे और ट्राई करने को मिलता था आपको। आप ट्राई करते थे, नहीं वक्त करता था, अगला लिख देते थे। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग लेते थे। भारत पेट्रोलियम को एक नाटक करना था, स्ट्रीट प्ले, हमने तुरंत लिख डाला तेल में। 4 लोग इकट्ठा हो गए, सबको 10,000 रुपये मिल गए। 10,000 रुपये उस समय मतलब 4 महीने निकल गए। किसी को कुछ चाहिए, खड़े हो गए। मारुति का ऐड है, किसी का ऐड है, भीड़ में खड़े हो गए। राकेश मेहरा का फ्लिक्स कंपनी था, ऐड में पीछे कोका कोला ऐड में खड़े हो गए, 700 रुपये मिल गए। उन लोग ऐसे पैसे सब किया आपने? सब किया, बहुत जगह, बहुत फिल्मों में भी दिखूँ। पुरानी फिल्म में देखोगे मैं दिख जाऊँगा भीड़ में खड़ा हुआ जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा। तो है, वो सब करते थे। तो और उतने पैसे, मैं 500 में बड़ा हो जाता था, कमाल हो जाता था। उन्हीं वही सब लोग जो अब बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और कई करोड़ रुपए फिल्म बनाने के लेते हैं, जब आप मिलते हैं तो इनोसेंस बची मिलती है आपको? हाँ, वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है मेरे बारे में। उनको मालूम है मैं कैसा हूँ। लोगों ने मुझे बदलने की कोशिश की। वो खुद बदले? वो एज ए पर्सन नहीं बदले, बट हाँ लाइफ कुछ प्रिविलेजेस देती है, सब लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं उसमें नहीं फंसना चाहता हूँ जो मेरे चॉइसेस बदल दे। राइट। मतलब मैं 50-60 हज़ार रुपये के जूते ले लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे पिताजी बोलते दिमाग खराब है क्या?
लेकिन वो एक बार ले लिए तो उससे मतलब मेरी लाइफ चॉइसेस नहीं बदलती। राइट। उसकी वजह से मुझे 60,000 रुपये की वजह से मुझे कोई ऐसी फिल्म नहीं करनी पड़ती जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने वैसा घर ले लिया किसी ऐसी जगह बांद्रा में जहाँ 10-12 करोड़ का घर हो, या कोई फॉरेन की गाड़ी हो, तो वो चीज़ें आपको फिर फोर्स करती हैं, छोटे छोटे समझौते आपको, हाँ, फिर करने पड़ते हैं। EMIs देनी है आपको। फिर एक पॉइंट आता है कि महीने कितनी EMIs आ रही है। मैं आधे लोगों को जानता हूँ कि तो महीने की EMIs इतनी होती है, मुझे लगता है यार कैसे तुम लोग अपनी मर्जी का काम करोगे। और अक्सर मेरे वो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं जो 3-3 साल वेट करते हैं फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि उनको स्टार के लिए वेट करना पड़ता है। मुझे ज़रूरत नहीं स्टार की। मेरे को जो बजट मिले मैं उस पर फिल्म बना सकता हूँ। और फिर वो लोग मुझे बोलते हैं यार तेरी लाइफ सही है यार, काम ही करता रहता है। मैं कहा आ जाओ इधर, बोलता नहीं अब आदत पड़ गई, अब नहीं आ सकते थे। वो समय निकल गया जब इधर आ सकते थे। तो है, लेकिन वो दोस्ती वही है। राइट, दोस्ती बरकरार। मुझे उनसे जलन होती है, उनको मुझसे होती है। हम लोग एक दूसरे से अच्छी चीज़ों से जलते हैं। किस चीज़ पे जलते हैं आप औरों से? अक्सर हम लोग जब स्पेशली बॉम्बे टॉकीज या लव स्टोरीज करते हैं, हम लोग चारों आपस में एक, कौन चार? मैं, दिवाकर, करण, जोया, हम लोग आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करते रहते हैं। अच्छा, कि तेरी फिल्म अच्छी कि मेरी अच्छी है। मुझे तो उन्हीं की सबसे अच्छी लगती है। मुझे लगता है मैं ही खेलता है। बड़ा मज़ा आता है। मतलब वो एक आई थिंक एक चीज़ है जो वी लुक फॉरवर्ड टू। पर जो यंग लोग हैं जो अब छोटे शहरों से जो अगला अनुराग कश्यप बनना चाहते हैं, बहुत आगे हैं। अरे मैं तो बनना चाहता हूँ। मैं अगला अमर कौशिक, अगला अमित शर्मा, अगला आदित्य धर, अगला क्या नाम है जिसने कोट बनाई, चैतन्य तौहाने, अगला नीरज गेवान, अगला वासनवाला, मैं बनना चाहता हूँ। मैं तो सबसे कम्पीट करता हूँ। मैं तो फ़ोन करके बोलता हूँ बहुत जलन हुई है। मैं जब देखता हूँ अच्छी चीज़ में बड़ी जलन होती है, अच्छी जलन होती है। बिल्कुल। तो अगला अनुराग कश्यप का तो टाइम चला गया। अभी अगला ये लोग आ चुके हैं, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। अभी अगले अमित शर्मा, अगले अमर कौशिक, अगले इन सब लोगों का टाइम है। अगला नागराज मंजुले कहाँ से आएगा, अगला बैटरी मारन, अगला ये सब लोग। और जो शहर में, जो छोटे शहरों में बैठे हैं लोग, और वही लोग हैं जिनके पास कहानियाँ हैं। हाँ, तो वो उनको क्या आसान है रास्ते अब अपना हुनर दिखाने के? बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मुश्किल आदमी के अंदर है, वो मुश्किल बना देते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों को जो सब कुछ प्लेट में चाहिए सर्व किया हुआ। हम लोग जब तक सेल्फ सर्विंग नहीं होंगे ना तो होगा नहीं कुछ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ उनको सब कुछ फिगर आउट चाहिए तब वो करेंगे। राइट। बहुत सारे लोग जिनको लगता है मेरे अंदर क्या है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। भाई तुम बताओगे नहीं, खड़ो के मुंह नहीं खोलोगे तो नहीं पता चलेगा। इंतजार करते रहते हैं जब चेक आएगा तब हम काम करना। चेक आएगा जब ये करेगा, वो नहीं आने वाला, वो होने वाला ही नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा। लोग इतने डरते हैं बाहर जाने, अननोन से इतना डरते हैं, रिस्क लेने से। अननोन से मतलब क्या होगा, क्या कहाँ रहे। मैं जाता हूँ, अक्सर पूछते हैं मेरे को। मेरे एक लड़का है, बहुत अच्छे टैलेंटेड कपल है बनारस का। मेरी 2 फिल्मों में काम किया, मुक्काबाज में भी और मनमर्जियाँ में भी, और मेरे को बहुत पसंद है। और जब मैं बनारस में शूट करा था, उन्होंने कहा इल्ना में हिस्सा बनना है। मैंने कहा आ जाओ करो। काम ख़त्म हुआ, वो लोग वहीं रुक गए। बम्बई आओ, नहीं जब काम शुरू करेंगे तब आएंगे। फिर मनमर्जियाँ शुरू की, मैंने बुलाया उनको, आए, काम किया, वापस चले गए। फिर तीसरी बार मैंने कहा यार अब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको सब गारंटी पहले से चाहिए तो नहीं होगा। अब अपने आप, अब वो बम्बई आ भी गए तो भी मैं उनकी मदद तब तक नहीं करूँगा जब तक वो खुद 1 साल सर्वाइव ना करें। क्योंकि फिर कल को हमेशा मेरा हाथ ही थामे रहेंगे। बिल्कुल। और मुझे वो नहीं चाहिए, वो मुझे नीचे खींचता है। कविताओं का बहुत खूबसूरत प्रयोग आप करते हैं कई अपनी फिल्मों में। हाँ, आप खुद लिखते भी हैं? मैं लिख पाता तो आप तानसेन नहीं बन पाते तो आप कानसेन बन जाते। मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले ही नहीं कर सकता हूँ कोई भी। अच्छा, कभी ट्राई किया? हाँ, मैंने गाना लिखने का भी ट्राई किया, गाना लिखा भी है। अच्छा। जिस फिल्म का मैं प्रोड्यूसर भी था, उस फिल्म में मैंने गाना लिखा और मेरे डायरेक्टर ने मेरा गाना काट दिया। उड़ान में। हाँ, मोटू मास्टर। अच्छा। तो मैंने कहा बड़े अच्छे बहुत सारे थॉट्स हैं। मतलब अमित त्रिवेदी ने बोला सर आपके इतने अच्छे थॉट्स हैं, इतने सारे थॉट्स हैं कि ये पुलाव से भी ज़्यादा सामग्री है इसमें। कुछ नहीं है, मतलब पहले आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, सब अच्छे इंडिविजुअल थॉट्स हैं, ये सब इकट्ठा एक ही गाने में डालने की क्या जरूरत है। तो तमीज़ नहीं है, आइडियाज़ बहुत है। तो मैं उसी लेवल पे काम करता हूँ, मैं आइडियाज़ देता हूँ लोगों को कि ये कर सकते हैं। मैं शब्द बनाता हूँ, तो मैं
कहना क्या चाहता हूँ वो बोलूँगा, कैसे कहना वो आप तय करो। नहीं वर्क करेगा, मुझे लगेगा ये नहीं है तो नहीं। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ मेरे को ये शब्द नहीं चाहिए मेरे फिल्म गाने में। जैसे अभी हाल में अमित के साथ बैठा, मैं कहा मेरे को दिल, प्यार, मोहब्बत ये वर्ड चाहिए नहीं। बात प्यार की करो लेकिन बिना ये शब्द इस्तेमाल किए। बिल्कुल। मैं अपनी फिल्म पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो तलब आई थी अंदर से, वो ऑडियंस ढूंढने की तलब आई थी। बिकॉज शुरू में जब फिल्में बंद थी, लोग मेरे को बोलते थे यार तुम्हारी फिल्म को देखना नहीं चाहता। तो मैंने कहा तो कोई तो देखना चाहता होगा। वो कोई कहाँ बैठा उसको ढूंढने के लिए निकला था मैं अपनी फिल्म का प्रिंट लेके। वैसे वहाँ से मेरा चालू हुआ फेस्टिवल की जर्नी कि लोग बना रहे हैं, मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं। तो मुझे क्यों बोला जाता है कि मैं यार तुम ये क्या बनाते रहते हो। और वो फिल्में चलती हैं, उन लोगों के पास लाइफ है, करियर है, क्यों नहीं है। उस तलब में ये सब कुछ हुआ। जो फिल्में मैं प्रोड्यूसर थोड़ी ना हूँ, मैं अपने आप को एनेबलर देखता था, एज एम्पावरर देखता था कि भाई मेरे को इस्तेमाल करके तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी, बना लो। मैंने किसी से कभी कुछ ना तो मांगा, ना फीस ली, ना बैक एंड लिया, ना कुछ कि चल गई तो यार मुझे भी मिलना चाहिए, मेरे हिस्से का क्या है। नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। कैसा भी लगा कि फॉर ग्रांटेड लिए गए? हाँ, लिया गया, बट वो ग्रांटेड उनसे नहीं ले गए, उन फिल्म मेकर्स से नहीं। फिल्म मेकर्स ने ग्रांटेड बहुत ही कम, एक या दो होंगे बस। बट जनरली उस स्ट्रक्चर ने मेरे को ग्रांटेड लिया। क्या होता है ना, कोई भी चीज़ मैंने देखा जब शुरू होती है ना, बड़े पैशनेटली आइडियलिज्म में शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे सबको लगता है यार हम पावरफुल हो रहे हैं। वो सेंस ऑफ पावर जब आने लग जाता है ना, ताकत, वहीं चीज़ें गड़बड़ होती है। तो वहाँ पे मैं भाग लेता हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने पावर को, इतने लोगों को ख़त्म करते हुए देखा है ना। गुस्सैल रहे हैं आप? मैं बहुत गुस्सैल रहा हूँ। चीज़ें तोड़ी हैं? हाँ। किस तरह की? जो टूट सकती है। मैं तो एक बार दिल और अन्य वस्तुएं बहुत बहुत लड़ता था पहले तो। मतलब वो रेपुटेशन आज तक है। लेकिन वो पहले, वो पिछले 4-5 साल में लड़ाई नहीं की होगी, लेकिन वो रेपुटेशन है, उसके रेपुटेशन की वजह से फ़ायदा भी बहुत मिला है। लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन है मेरी फिल्म में और मेरे पुराने गुस्से को लेके कि ये कहीं ना, तो उसमें मेरा बहुत काम हो जाता है। परसीव्ड पावर है आपके एंगर का। हाँ, परसीव्ड एंग्री यंग मैन वो है, उसमें बहुत काम भी निकल जाता है कई बार। लेकिन जब लोग जानने लग जाते हैं ना, लोगों लगता है अरे यार ये तो बड़ा ऐसा है, सीधा है, ऐसा इमोशनल है, ये वो है। ये सब करण जौहर ने खराब किया एक्चुअली। उसने अपनी किताब में लिख दिया है, तो कुछ नहीं है, टेडी बियर है। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे करते करते भी सब लोगों को लगता है सर हमें पता है आप कर दोगे ऐसा, तो गड़बड़ हो गया। पिलपिला है दिल। नहीं अभी नहीं, थोड़ा मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ। मैं भी अपने आप को शट ऑफ कर दिया थोड़ा सा। वो भी एक कमज़ोरी होती है, वो अननेसेसरी नहीं। जब तक फेथ नहीं करता हूँ किसी के अंदर, मैं अननेसेसरी किसी को एम्पावर भी नहीं करता। मैंने बहुत किया पहले, आउट ऑफ इमोशन या आउट ऑफ वो तरस खा के, या किसी को ना, वो आप डैमेज कर रहे होते हो एक्चुअली। पर जो ताकत है लोगों की ज़िंदगियां बदलने की, द पावर टू चेंज लाइव्स, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। नहीं, पर बिल्कुल ज़िंदगी तो बदली उससे। वो खुद वो बदलते हैं। ज़िंदगी लोगों को वो दिखता है जिन लोगों की ज़िंदगी बदली, लोगों को वो नहीं दिखता जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गोड़ दी। ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल। मतलब हर कोई एक विनीत कुमार सिंह जैसा नहीं है जो जाता है और एक उसके पीछे 17 साल की उसकी मशक्क़त है। राइट। 17 साल देखा उसने, उसको मालूम है कि एक अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं यूज़ करूँगा, और उसके बाद वो जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं यार तुमने हमको चांस दिया, उसके बाद तुम भूल गए। मैं तो सबको चांस देके भूल जाता हूँ, मैं चांस नहीं देता किसी को। मैं अपनी फिल्म बना रहता हूँ, मुझे लगता है सामने है, अच्छा खासा है, हाथ में करता है, अच्छी फिल्म बनेगी। वो भूखा है, मैं उसकी भूख को एक्सप्लॉइट करता हूँ। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अनुराग जो है ना, अगर आपके पास आइडिया है, स्क्रिप्ट है, तो आपको एज एन बतौर एक्टर लॉन्च मिल जाएगा। तो सब एक्टर जो है स्क्रिप्ट लिखने लग गया। अब स्क्रिप्ट लिखने की तमीज़ ही नहीं किसी में, किसी के पास आइडिया ही नहीं है कोई ओरिजिनल। तो लोगों को लगता है ये तरीका है। मैं कहा बहुत बकवास है। मतलब तो लोगों के परसेप्शन बन जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं असिस्टेंट हूँ। मैं कहा इवेंचुअली एक्टर ही बनना है ना, तो ऑनेस्ट रहो ना पहले। करेक्ट। ऑनेस्टी नहीं है किसी में। राइट। पूछ रहा है यहाँ पे मिर्ज़ापुर बन रही क्या? मेरठ बनना। तो ये जो है अब खुद को खुदा मान लेने की जो खामी होती है आपके लेवल पे आके कई लोगों में, जो बम्बई में अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने आप के बारे में थर्ड पर्सन में बात करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वो ऐसा होता है सर। मेरे को मतलब इतना अनकंफर्टेबल होता है कई बार जब लोग बोलते हैं ना अनुराग कश्यप, मुझे लगता है किसी और आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैं नहीं हूँ।
कि उनका परसेप्शन, उनका डिस्क्रिप्शन, वो जिस तरह से सोचते हैं, और हर आदमी आके बोलता है यार आप तो बड़े सिंपल हो। तो मैंने कहा आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मैं तो ऐसा रहा हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और था तो इससे बुरा ही था। मतलब गुस्सैल था, लड़ता था, गाली देता था, इससे बुरा ही था मैं। इससे बेहतर तो कभी था नहीं मैं। आपको लगता है कि आज एक बेहतर इंसान है आप? नहीं, मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ अंदर से, पहले से बहुत ज़्यादा शांत हूँ। एजिटेशन नहीं है? एजिटेशन नहीं है, मुझे पता है मेरा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल्ड है और दूसरों को नहीं भुगतना पड़ेगा मेरा गुस्सा। मैं बहुत, और अपने प्रॉब्लम से लड़ना आ गया मैं, मतलब उसको मेरे को पर्ज करना भी आ गया मैं। और आज शर्म नहीं आती, अपनी प्रॉब्लम दुनिया के सामने बोल सकता हूँ मैं, अपनी कमज़ोरियाँ बोल सकता हूँ। वो सब चीज़ें हट गई, मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी। हाँ, ऑनेस्टी तो शुरू से थी, क्योंकि पिताजी में थी, जी। माँ बाप में, वो लोग हमारे घर में सब ऐसे ही हैं। लेकिन ऑनेस्टी में एक वो दुनियादारी चली गई मेरी, दुनियादारी नहीं है। और आज सुबह जब मैं आपसे आपके होटल के कमरे में मिलने गया तो आप अपनी किसी दोस्त से उनकी ज़ाती मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे और लगभग 20-25 मिनट करते रहे और आपने बहुत ही खूबसूरती से एज अ साउंडिंग बोर्ड, एज एन एडवाइजर, एज अ फ्रेंड जो बात की। आर यू स्टिल? आई डू दैट नो, मेरे सारे एक्टर जो रहे हैं सब कुछ बहुत क्लोज है। मैं बहुत अपने लोगों के बहुत करीब हूँ, उनके सारे जब कोई शेयर करता है मैं सबके उसमें जो है रहता हूँ, मतलब लिटरली उन लोगों ने भी मुझे एक पापा वाला दर्जा दे रखा मुझे पसंद नहीं है पापा एट लार्ज। हाँ, मतलब वो मेरी वैनिटी के से टकराता है जब कोई पापा बोलता है तो मेरी वैनिटी किक इन कर जाती है कि यार मैं अभी भी मतलब इतना नहीं हूँ, मेरी बेटे। अब क्या कि आप उम्र से बड़े नहीं होते हो, आप अपने बच्चों की उम्र से बड़े होते हो। क्योंकि मेरी बेटी 18 की हो चुकी है और उसके दोस्त इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो 4 लोग तो हैं जो मुझे अंकल बुलाने लगे। और ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ठीक है। तो जब आप 4 लोग आपको अंकल बुलाने लगते हैं तो मैं कहता है यार ये मुझसे बड़े लोग हैं, इनको कोई अंकल नहीं बुलाता। तो उनके बच्चे मेरी बेटी से छोटे हैं, वो भी अंकल वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं अंकल वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। अपनी बेटी आलिया के बारे में बताइए। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मैं मेरी जान है उसके अंदर, वो तोता है मेरा। कुछ नहीं, बाकी तो वही टीनेजर है जिसको अपनी ज़िंदगी। क्या करना चाहती हैं वो? नहीं पता उन्हें। अच्छा, मुझे पता चलेगा वो करेंगे। कुछ आपके गुण अवगुण हैं बहुत सारे हैं, मतलब उस उम्र में क्या, मतलब मैं 30 में जितना समझदार नहीं था वो 18 में वो है, उसका अपना है। मैं वो ज़्यादा समझदार है, वो बहुत अवेयर है कि मुझे पापा की कमज़ोरियाँ नहीं चाहिए अंदर। अच्छा, बातचीत होती है ऐसी? उसको ना बोलना बहुत स्ट्रांगली आता है। उसको, वो अपने लिए खड़ों की लड़ती है, उसको मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो इतनी गलेबल नहीं है, मैलेबल नहीं है। पिता बनना हम लोगों को किस तरह से बदलता है, और हम जैसे क्रिएटिव लोगों को जो उस दुनिया से दूर, जिम्मेदारियों से दूर, रिश्तों से दूर भागते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरी आधी चीज़ें इसलिए सुलझी, मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम का टाइम गया अभी वो चीज़ों से जूझ रही है और मुझे उसके लिए यहाँ पे रहना है। मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं ला सकता उसके ऊपर, या अपनी प्रॉब्लम का बैगेज लेके नहीं आ सकता। मैं बाप नहीं बन सकता। फिर मेरे को अगर उसका दोस्त बनना है, उसका बाप बनना है, तो मेरे बैगेज को मेरे को अपने कमरे में छोड़ के आना पड़ेगा। बिल्कुल, ताकि मैं खुला रहूँ, मैं एब्जॉर्ब कर सकूँ उसके इश्यूज। तो अपने आप बदल जाते हो। अच्छे पिता हैं आप? मैं पता नहीं, मुझे नहीं लगता। कई बार मुझे लगता है मैं इंटेंशनली अच्छा पिता हूँ। मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन मैंने समय दिया ही नहीं है कभी। वो मेरे अंदर है। मतलब हर साल छुट्टी पे लेके जाता था मैं एक बार, लेकिन ना तो मैंने अपनी बेटी को समय दिया, मैंने अपने परिवार में किसी को समय नहीं दिया। वो मुझे अब एहसास होता है। रिश्ते, क्योंकि 26 साल से मैं पुरानी धुनकी में चला जा रहा हूँ, चीज़ें बदलने की या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या उसका वो मैंने समय नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। रिश्ते अपने आप को भी नहीं दिया। अपने आप को क्या रिश्ते दर के और टूटे इस वजह से?
इसीलिए टूटे मेरे रिश्ते इसीलिए टूटे हैं क्योंकि मैंने समय नहीं दिया, रिश्तों को समय नहीं दिया, अपनों को समय नहीं दिया। वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई नफ़रत नहीं करता मुझसे, या तो गुस्सा है या हर्ट है, नफ़रत कोई नहीं करता, वो सब हैं। अच्छे बेटे रहे आप। वो मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा। माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने किसी को कुछ दिया नहीं है समय, मैंने नहीं दिया। और अब मैं ऐसी स्टेज पर हूँ जहाँ मुझे देना नहीं आता, मैं स्ट्रगल करता हूँ। एक्सप्रेसिव नहीं है आप क्या? हाँ, मैं काम में बड़ा एक्सप्रेसिव हूँ, पर ज़ाती रिश्तों में पता नहीं, मैं नहीं कर पाता। मतलब आज मैं कोशिश भी करता हूँ तो सामने ऐसा लगता है एफर्ट कर रहा है आदमी, मैं सामने बैठ जाऊँगा लेकिन साइलेंस में। मुझे नहीं मालूम कि क्या चाहिए उनको और मैं कैसे दूँ और कैसे कन्वे करूँ कि वो ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, वो है प्रॉब्लम है। और जहाँ पे इमोशन नहीं है वहाँ भर भर के एक्सप्रेस कर लेता हूँ। वहाँ भर भर के एक्सप्रेस कर लेता हूँ। लड़ाई कर तो सब तरह के तंज आ जाते हैं अंदर। है कॉम्प्लिकेशन है। आगे का क्या सोचा? मैं नहीं सोचता ज़्यादा, मैं तो मेरे फ्यूचर प्लान्स ही नहीं होते, मैं सेविंग्स ही नहीं करता हूँ लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई सेविंग्स नहीं। मैं मोमेंट में मैं जाऊँगा, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा ट्रैवल करूँगा। बम्बई कब छोड़ रहे हैं? मैं तो जब काम नहीं होता छोड़ देता हूँ, काम होता है तभी मुंबई में होता हूँ, नहीं तो मैं बाहर रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, मुझे एकांत अच्छा लगता है। क्या करते हैं जब एकांत होता है? कुछ नहीं करता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, कभी कुछ देख रहा होता हूँ, कभी कुछ नहीं करता हूँ, बस बैठा रहता हूँ। हम जैसे लोगों के लिए एकांत भी एक बहुत बड़ी लग्जरी बन जाता है कई बार। मुझे तो चाहिए वो लग्जरी, हमेशा घिरे रहते हैं। जैसे मैं इधर आया तो ये मतलब बहुत अच्छा है, मतलब आप घंटों बैठ सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहली बार साइलेंस सुनाई देता है, एक स्कूटर की आवाज़ पता चलती है। मैं तो भीड़ में पता नहीं स्कूटर जा रहा है कि गाड़ी जा रही है कि क्या जा रही है, आप देखो नहीं आपको मालूम है क्या चल रहा है। जीवन का साउंड डिजाइन, मशीन का नहीं।